नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड जल्द ही अपने 22वें स्थापना दिवस की ओर प्रवेश कर रहा है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती जी। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्षों से हमें यह राज्य मिला है, उनके बलिदानों से हमें राज्य मिला है, कैसी स्थिति देखते हैं आज आप उत्तराखंड राज्य की? देखिए, निश्चित रूप में हम 22वें पायदान पे पैर रखने जा रहे हैं प्रदेश बनने के बाद। और जिन शहादतों को लेके इस राज्य की परिकल्पना हुई थी और विकास की जो बयार इस समय प्रदेश में बह रही है, चल रही है। निश्चित रूप में विकास एक सतत प्रक्रिया होती है किसी भी प्रदेश या किसी भी उसके लिए। लेकिन जो सपने जिस प्रकार से हम कल्पना करते थे, हमारे जो वरिष्ठ जो कल्पना करते थे, हमारे जो शहीद जो थे वो कल्पना करते थे, हमारा भी जो मूल उद्देश्य था इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वो हमें मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती हैं। मूर्त रूप में इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि अब अगर हर बार हम आलोचनात्मक दृष्टि से हमें मजबूरी में कहना पड़ता है, तो लेकिन एक सकारात्मक दृष्टि से भी हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में शायद अगला साल हमारा बहुत अच्छा होगा और आने वाले साल और अच्छे होंगे। लेकिन ये कहते-कहते हमने पूरे 21 वर्ष गुजार दिए और 21 सालों के बाद भी हमारे बच्चों को अभी ये नहीं पता कि मेरी प्रदेश की राजधानी कहाँ है। 21 साल के बाद भी हमें अपने रोज़गार के लिए संकट पैदा हो रहा है। पूरे भारत का जो है आदमी यहाँ रोज़गार के लिए आ रहा है। उपनल बनता है, कोई और संस्था बनती है, पीआरडी बनती है, कई संस्थाएँ बनती है, लेकिन हमारा जो बेरोज़गार साथी है, वो आज भी रोज़गार के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि उत्तराखंड राज्य को बने 20-22 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पर है पलायन को लेकर। जो बुजुर्ग हैं वही अब रह गए हैं गाँव में 1-2, लेकिन जो युवा है वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या कुछ कारण मानते हैं आप? देखिए, युवा कोई भी युवा जब होगा, अगर आपकी कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं होती है, तो आप दूसरे कॉलोनी में, खासकर जो किराए पे रह रहा है, जो सरकारी में रह रहा है, वो कहता है मैं यहाँ मजबूरी में रह रहा हूँ क्योंकि वो उस दायरे में उसके अपने परिवार की आय का सीमा होती है। और जो पहाड़ में है, जब हम लोग अपना कारपेट में बैठ के अपना जो है दरी में बैठ के पढ़ते थे, उस शिक्षा का जो माहौल था वो अलग था। आज का परिवेश अलग है। जब वो हमारे यहाँ से कोई बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, जो आने-जाने की जो सुविधाएँ बढ़ी है, इन जो आज़ादी के बाद धीरे-धीरे अगर आप इन राज्य बनने से पहले जो बदलाव आना शुरू हुआ और विशेषकर पिछले 21 सालों में सड़कों की जो है आवाजाही एक-दूसरे से अटैच हुई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे बहन को वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, हमारी दादी चाची को जब पेट में दर्द हो रहा है और उस दर्द के लिए भी कितने बड़े शर्म की बात है कि उसके लिए भी देहरादून के ऊपर निर्भरता रहती है। आप पहाड़ पौड़ी से आएँगे तो कोटद्वार पे निर्भर हैं, कोटद्वार में उतना स्टेटस नहीं है। आप उत्तरकाशी से आए चल के नीचे आए, वहाँ उसके पास इतना स्टेटस नहीं है। आप जो है चमोली से चढ़ के नीचे आए तो मतलब लास्ट कॉर्नर उधर से श्रीनगर है, इधर से आपका विकास नगर है, इधर आपका कोटद्वार है, उधर नैनीताल है। तो ये सब चीज़ें काशीपुर, ये सब चीज़ें हैं, हम क्या इस दायरे से बाहर नहीं निकले? 13 जिलों के अंदर अगर 85 ब्लॉक से ऊपर हम लोग इस पे अगर काम देख रहे हैं, फ़ोकस कर रहे हैं, 21 सालों के अंदर अगर किसी ने भी, सरकार ने, मैं कह रहा हूँ अगर वो ईमानदारी से 21 साल के अंदर हर साल वो 2-2, 3-3, 4-4 ब्लॉकों पे काम करते और प्रत्येक वर्ष भी अगर एक-एक जिले को फ़ोकस करके काम किया जाता, तो निश्चित रूप में हमें सफलता मिलती। आज की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो पहाड़ों पर है, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है या रोजगार को लेकर है। कहाँ देखते हैं आप इन सब सुविधाओं को कि कैसी हालत हो गई है आज पहाड़ों में स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर? देखिए, रोज़गार की समस्या पहले हमारे लोग क्या थे कि जब हम बचपन में पढ़ते थे, तो हमारे जो घरवाले थे, वो रोज़गार की दृष्टि से पलायन करते थे, अपने ज़िले से दूसरे ज़िले से लेके और विदेशों तक जो जाते थे। लेकिन उन परिवार वहाँ रहता था। एक उस समय की जो व्यवस्था थी, वो मनी ऑर्डर व्यवस्था थी और मनी ऑर्डर व्यवस्था से धीरे-धीरे अब सब चीज़ें आपने देखा कि सारी चीज़ें बिल्कुल सब चीज़ें नज़दीक आ गई हैं, डिजिटल युग आ गया है। अब इस डिजिटल युग का जितना फ़ायदा है, उन 9 ज़िलों में हमारे को नुकसान हुआ। देहरादून में 20 शहर में रहते हुए मेरे घर में जब डिजिटल का मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप उस पहाड़ की कल्पना कीजिए। हर एक आदमी का घर तो मकान की चोटी में नहीं होगा। वो वैली में आदमी रहता है, कंदराओं में रहता है, आड़-बाड़ की जगह पे आदमी रहते हैं, खेत स्लांट हाइट पे होते हैं, कई जगह सबके अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं और सब जगह सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। किसी को पानी लेने नीचे जाना पड़ रहा है, अभी भी पानी की कनेक्टिविटी नहीं है, पता लगा रास्ते में पाइप टूट गया। रोज़गार की दृष्टि से शिक्षा के स्कूल लगातार कम होते चले जा रहे हैं, आबादी का घनत्व कम होता चला जा रहा है।
बात करें राज्य आंदोलनकारियों की तो जिनके बलिदान से मिला है, जिनके संघर्षों से आज यह राज्य हमको मिला है, वही आज सड़कों पर है। आप जिला अध्यक्ष हैं, राज्य आंदोलनकारी मंच के तमाम मुद्दों के साथ आप उनके साथ खड़े रहते हैं, प्रदर्शन में आप साथ रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तमाम राज्यों की लड़ाइयों को हमने देखा सुना है और उसमें जिन लोगों ने उस राज्य के संघर्ष में संघर्ष किया, वो कहीं न कहीं मुकाम पे पहुँचे। तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मराठा का हो, तमाम बुंदेलखंड से लेके जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें उसको ये पहला प्रदेश मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने बिल्कुल अपना घर-बार छोड़ के वो किया, वो आज भी हाशिए पे हैं। ये मैं प्रदीप कुकरेती तो एक तिनका भी नहीं है। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, हमारी मातृशक्ति सुशीला बलूनी, वो उनको कोई किसी नाम की पहचान की मोहताज नहीं है। निर्मला बिष्ट, ये सारी वो लोग हैं जिनको पहचान नहीं है। जो है हमारे दिवंगत हमारे वर्मा जी, अब विधायक भी रहे हमारे वो, आज चाहे शंकर चंद्र अमोला हैं, किसी भी दल के रहे हों, बीडी रतूड़ी रहे हों, दिवाकर भट्ट रहे हों, लोगों ने उस समय इतना संघर्ष किया कि कुछ लोगों को अवसर मिले, कुछ हम लोग राजनीतिक पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में फँस के उसमें जो फँस के जंजाल में फँस के रह गए। तो जिस मुकाम पे पहुँचना चाहिए था कि क्या हमारी सुशीला बलूनी जी को कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए था? क्या रविंद्र जुगरान को विधायक नहीं होना चाहिए था? क्या सुशीला बलूनी जी कहीं राज्यपाल नहीं बन सकती थी? लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ तो शुरू की बात तो मैं मानता हूँ कि हम लोग राजनीतिक रूप से उतना परिपक्व तो नहीं थे और आज भी कई जनप्रतिनिधि हमारे परिपक्व नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक राज्य आंदोलनकारियों की बात है, राज्य आंदोलनकारियों को जो न्याय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला और आज भी सड़कों पे आने के लिए अब आप लगाइए हम राजधानी की माँग के लिए आज भी नारे लगा रहे हैं। हम भू कानून के लिए आज भी नारे लगा रहे हैं। भू कानून नहीं बना हुआ है यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम हिमाचल की और पूरे प्रदेश की और विदेशों की। तो इस पे हम बात करें कैसे देखते हैं आप 21-22 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए, सरकार के विकास को कैसे देखते हैं आप, सरकार के पूरे कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारें जब भी आती हैं, निश्चित रूप में उनका काम विकास करना होता है। उसमें विकास में जो जहाँ भी कोई चीज़ आड़ी आई है, वो ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि मैं फिर पुनः इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर 70 विधायक हैं, तो 70 के विधायकों में अधिकतर कई अनमैच्योर्ड हैं। वो केवल विधायक बन रहे हैं और विधायक बन के खाली वो पेंशन के एक तरह से हकदार हो रहे हैं कि 5 साल बाद मेरी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। वो किसी भी मैं देखता हूँ कि विधायक से लेके किसी वो केवल सड़क नाली से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपने बात करी कि राज्य आंदोलनकारियों को वो पद नहीं मिला जिनके वो हकदार थे। आपने सुशीला बलूनी जी की बात करी है या रविंद्र जुगनान जी की बात करी है। ऐसे में आप खुद अब राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष हैं। क्या आपकी पार्टी आगे कोई राजनीति प्लेटफॉर्म में काम करने की सोचती है? नहीं, उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच देखिए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं उसका एक सदस्य हूँ और तमाम जितने राज्य बन तो हमें 19 साल पुराना राज्य बनने के बाद सबसे पुराना संगठन ये बना और ये राज्य अनुकारी मंच की मैं आपको बताऊँ ये क्यों बनाने की नौबत पड़ी, क्योंकि हम बड़े खुश थे कि हमारा राज्य बन जाएगा, हमें रोज़गार मिलेगा। राज्य बनने के बाद जब हमने देखा कि विधानसभा में पीछे के दरवाजे से भर्तियाँ हो गई हैं, हमने देखा कोई सचिवालय में भर्ती हो रही हैं, हमने देखा किसी विभाग में कोई वो एड हॉक के नाम पे लगे थे, आज वो फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि उनको रोज़गार मिला, लेकिन हमारा क्या दोष था? हम तो आज भी सड़कों पे हैं, हमारे साथी आज भी सड़कों पे हैं। तो तब आंदोलनकारी मंच बनाने की नौबत आई और 2000 में हमने उसको बनाया। मुझे फ़ख्र है कि अगर आज अधीनस्थ चयन आयोग है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की पहल पे है। हमें फ़ख्र है कि अगर गैरसैंण में चाहे वो ग्रीष्म राजधानी तक पहुँचे हैं, तो हमने उसकी बुलंद आप हमारे अगर शुरू से लेके आज तक अगर हमारे प्रारंभ से आज तक के वो देखेंगे, हमारे पायदान पे जो आंदोलन है, हम हर एक दृष्टि से राज्य आंदोलनकारियों की व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं गए। राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग गए हैं। जहाँ जिले की बात आई, जहाँ मंडल की बात आई, जहाँ ब्लॉक की बात आई, हमने लोकायुक्त की बात करी, हमने राजधानी की बात करी, हमने भ्रष्टाचार पे बात करी, हमने लॉ एंड ऑर्डर पे बात करी। तो क्या अगर कल को आपको मौका मिले किसी विशेष पार्टी से जुड़ने का या एक राजनेता बनने का, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी तो फिलहाल मैं अभी तक किसी का सदस्य ही नहीं हूँ, केवल राज्य अनुकारी मंच का पदाधिकारी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ और वो मेरे सब साथियों ने जो वरिष्ठों ने मेरे को जो पद दिया हुआ है, उसकी गरिमा बनाने की कोशिश करता हूँ, लड़ने की कोशिश करता हूँ, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने वरिष्ठों के लिए। भविष्य तो भविष्य के गर्त में है, अपेक्षाएँ होती हैं और ऐसा नहीं है, मैं आज आपके सामने अगर हूँ, तो मुझे पिछले 10 सालों से आपके चौथे स्तंभ से लेके हमारे वरिष्ठों से लेके सब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, मुझे ही नहीं किया, मेरे जैसे कई साथियों को एप्रिशिएट किया कि आपको आना चाहिए। वो अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, अब लेकिन ये उनकी पीड़ा ही तो है, ये उनकी अपेक्षा इसलिए है कि भई अब कम से कम अब आप लोगों को हम लोग ठगे जा रहे हैं। अब भविष्य के गर्त में है क्योंकि अब ऐसे कह नहीं सकते, मुझे लगता है अभी उसके लिए बड़े मंझने की ज़रूरत होती होगी, अभी हमारे अंदर
काफ़ी चीज़ें कमियां हैं, सीखना है और भविष्य में क्या होगा ये तो या तो ईश्वर ही जानता है, तो भविष्य के गर्त में है। कार्यक्रम के अंत की ओर हमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी मंच राज्य आंदोलनकारियों के हितों के लिए हमेशा खड़ा होता रहा है या तमाम प्रदर्शन करते रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए ही सड़कों पर है, क्या लगता है आपको कब तक ये लड़ाई चलेगी? क्योंकि राज्य बने लगभग 20-22 वर्ष हो गए और जो समय कम नहीं है, एक लंबा सफ़र यहाँ पे तय हो गया है राज्य बने। देखिए, इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है कि जो अधिकारी काम करके नहीं देते हैं, उससे सरकारों की भी किरकिरी होती है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। आप ये लगाइए कि जो व्यवस्था 2002 में प्रारंभ हुई थी और वो आज 2021 आ गए। आप ये लगाइए कि वर्तमान सरकार में 4 साल तो काम ही नहीं हुआ। 4 साल तो काम ही नहीं हुआ, लेकिन कहने के लिए जो समाज में मैसेज जा रहा है कि आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों को मान रहे हैं। और अगर आप हमारा जो मांग पत्र आप देखेंगे, उसमें राज्य की मांगें ज़्यादा हैं। हमने उसमें मुजफ्फरनगर दोषी कांड के लिए सजा दिलाने की बात करी है, हमने उसमें स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात करी है, हमने लोकायुक्त शासक की बात करी है, हमने समूह ग में जो बाबू की जो नौकरी हमारे को मिलनी है, हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में या मूल अधिकार या मूल निवासी को यहाँ का अधिकार होना चाहिए, हमने उसकी बात करी है। हमने बात करी है भविष्य में जो हमारे को खतरा मंडाने जा रहा है, परिसीमन का जो विधानसभा सीटें घट रही हैं, हमने उसकी बात करी है। आंदोलनकारियों का तो केवल एक बिंदु है कि आप आंदोलनकारियों के सम्मान परिषद का गठन करके जो छूटे हुए आंदोलनकारी हैं उनका चिन्हीकरण करके आप उसको सीधे से उसकी मुख्यधारा में लाएं और एक समान पेंशन जारी करके और उन शहीद आंदोलनकारियों के जो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसके अनुरूप चलें। बाकी तो आंदोलनकारियों के मामले हमारी ज़्यादा मांगे हैं ही नहीं, जो भी मांगे रही है हमारे प्रदेश के हित में अधिकतर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती जी, जिनका कहना है कि राज्य आंदोलनकारी मंच की मांगे केवल राज्य के लिए है, कुछ मांगे हैं जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए है, क्योंकि उनके हितों के लिए है, जो आज भी वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कब तक यह मांगे पूरी होगी, कब तक सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अन्य जानकारी के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।